एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो देखो यार, ये स्पेशल रिवीजन शॉट हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं बिकॉज आई नो आप अपने बाकी एग्जाम्स की तैयारी में बिजी है। बट ये जो ऐसे छोटे छोटे मैं रिवीजन शॉट लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपको 15 से 20 मिनट में आपके पूरे चैप्टर्स रिवाइज कराने वाली हूँ, जिससे आप पॉलिटिकल साइंस को कभी ना भूल पाओ। देखो यार, पूरे जोर शोर से तैयारी जो है बहुत जल्द हमारी स्टार्ट होगी, बट अभी क्योंकि आप इंग्लिश के एग्जाम में बिजी है तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि छोटे छोटे रिवीजन शॉट में आपके लिए लेकर आ जाओ, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करें, 15 मिनट में कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सो गाइज, आपका ये चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है? आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है बर्लिन वॉल के फॉल से, है ना। 1989 में आप सभी को पता है बर्लिन वॉल फॉल हो जाती है ना। और बर्लिन वॉल के फॉल के साथ साथ यहाँ पर जर्मनी का क्या हो जाता है? जर्मनी का रीयूनिफिकेशन भी हो जाता है। जर्मनी यहाँ पे रीयूनिफाई भी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी, बट उसके साथ साथ फिर हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि आखिरकार सोवियत सिस्टम क्या था। चैप्टर स्टार्ट होगा तो अगर आपसे कोई पूछे सोवियत सिस्टम क्या था, आप सभी को पता है 1917 में रशिया रेवोल्यूशन आया था। रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू रशिया में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला, जो कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था। अब सोशलिस्ट सोसाइटी का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? इजैलिटेरियन सोसाइटी यहाँ पे स्टैब्लिश करना। इजैलिटेरियन सोसाइटी मतलब प्रैक्टिकल सोसाइटी, जहाँ पे सब लोग बराबर हो, जहाँ पे इक्वालिटी हो। यहाँ पर हम चाहते थे कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, सारी जो चीजें हो वो सरकार के कंट्रोल में हो, है ना। स्ट्रॉन्ग स्टेट, और सारी जो है एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ पे, उसी का जो है कंट्रोल यहाँ पे हो। तो ये था हमारा सोवियत सिस्टम। अब अगर हम बात करें यहाँ पर रशिया में हमें यूएसएसआर देखने को मिला। यूएसएसआर क्या था? 15 कंट्रीज का एक यूनियन था, है ना। जो आज आप 15 कंट्रीज देख रहे हो, उन सबको मिलाकर यहाँ पे जो है यूएसएसआर जो है एग्जिस्ट करता था। वहीं पर अगर हम बात करें इसके फीचर्स क्या थे बच्चे, यहाँ पर क्या होता था? पूरे यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पार्टी की मोनोपोली चलती थी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउड थी, एंड दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं थी। नो ऑपोजिशन पार्टीज वर अलाउड। ऑल्सो बच्चे, यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिला। क्या देखने को मिला? वन पार्टी सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता था। ऑल्सो गाइज, यहाँ पे अथॉरिटेरियन रूल था। यहाँ पे जो है मनमानी चलने लगी, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने हिसाब से सारी चीजों को चलाती थी। यहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी लोगों के पास। लोगों को अलाउड नहीं था कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख सके, बिकॉज एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रुतबा यहाँ पे चलता था। वहीं पर अगर हम इसके इकोनॉमिक फीचर्स की बात करें गाइस, तो इसके इकोनॉमिक फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी थी, राइट। सारी चीजें जो सरकार के कंट्रोल में थी। वहीं पर लैंड, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सरकार। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहाँ पे नहीं थे। इवन प्लानिंग भी सारी सेंट्रलाइज थी, सरकार ही सारी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो ही सारी प्लानिंग करती थी। बट एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने ये बोला था कि यार हम सबको जो है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करेंगे। खाना पीना, कपड़े, एजुकेशन, मिनिमम चीज हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, है ना। हर चीज यहाँ पे जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, सब कुछ जो है कम दामों में लोगों को मिल जाता था। तो एक सिर्फ यही थी जो अच्छी चीज थी। बट यार ये इनफ नहीं है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी चाहिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप देखोगे जब नहीं मिली उनको तो उनका दम घुटने लगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सेकंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक हमें यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बच्चे क्या हुआ? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बच्चे क्या हुआ? कोल्ड वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, और 2 ब्लॉक्स यहाँ पे रेडी हो गए थे। एक था यूएसएसआर का ब्लॉक और एक था यूएसएसआर का ब्लॉक, है ना। 2 ब्लॉक्स के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो पूरा जो ईस्ट यूरोप, जैसे अगर ये यूरोप है तो उसका जो ईस्ट वाला पार्ट है वो यूएसएसआर कंट्रोल कर रहा था, और जो वेस्ट यूरोप है दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए। मतलब ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर था, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पूरे ईस्टर्न यूरोप में जो सिस्टम चल रहा था वो यूएसएसआर की तरह ही चल रहा था। जैसे यूएसएसआर में था ना कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी की जो है यहाँ पे डोमिनेंस रहेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सेकंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। यहाँ पर इवन इन सभी कंट्रीज के बीच में एक मिलिट्री अलायंस भी हो रखा था, जिसको हम वॉर्सो पैक्ट बोलते हैं। जैसे यूएसए में नेटो हो रखा था, यहाँ पे वॉर्सो पैक्ट हो रखा था, ठीक है गाइज। वहीं पर अगर हम बात करें कि मैम स्ट्रेंथ क्या है सोवियत सिस्टम की, कुछ तो अच्छाइयाँ होगी ना इसमें। तो बच्चे देखो, स्ट्रेंथ इसकी ये थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे जो है ये सुपर पावर बन गया था, बिकॉज 2 पावर ब्लॉक्स, एक यूएसए और यूएसएसआर। बट ये बात अलग है कि वो यूएसए को चैलेंज देने की कोशिश तो करता था, बट उसके बराबर कभी आ नहीं पाया। इकोनॉमिक के मामले में भी जो है यूएसए से सेकंड नंबर पे रहा। यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करने की वो पूरी कोशिश करता रहा। इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत थे, और यहाँ पे उन्होंने उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके
यूएसए को टक्कर देने की भी कोशिश करी, है ना, बट उतना टक्कर नहीं दे पाया जितना उसने सोचा था। ऑल्सो यहाँ पे वो अपने वेलफेयर सिस्टम के ऊपर काम करता था, तो ये उसके कुछ स्ट्रेंथ थी। बट बच्चे स्ट्रेंथ से ज्यादा यहाँ पे हमें वीकनेसेस देखने को मिली। क्या वीकनेसेस यहाँ पे देखने को मिली कि ये जो सिस्टम था पूरा ब्यूरोक्रेटिक और रिजिड था। यहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की चलती थी और किसी की बिल्कुल नहीं चलती थी। यहाँ पे सब कुछ अथॉरिटेटिव था, सारी गवर्नेंस जो है सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में थे। लोगों का दम घुटता था, लोगों के पास कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई लोकतंत्र नहीं था। ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस जो थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो सरकारें थी, देवर अनअकाउंटेबल। उनको कोई आंसर देने के लायक नहीं थे वो। मतलब देवर लाइक कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग उनसे कुछ पूछ रहे हैं एंड दे आर लाइक वी डोंट केयर एट ऑल। ठीक है, डिसेंट अगर कोई आवाज उठाता भी था तो उसको सप्रेस कर दिया जाता था गाइज, है ना। तो ये सारी वीकनेसेस हमें देखने को मिली। वहीं पर धीरे धीरे बच्चे हमें और क्या देखने को मिला कि यूएसएसआर में ना लोगों का दम घुट रहा था। ये जो 15 रिपब्लिक थी ना यूएसएसआर में, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो डोमिनेट करती थी ना वो रशिया डोमिनेट करता था। और जो बाकी 14 रिपब्लिक से उनको ऐसा लगता था कि यार हमें तो निग्लेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इन 14 अदर रिपब्लिक्स के अपने कल्चर था, अपनी जो है एस्पिरेशंस थी। तो इनके एस्पिरेशंस को, इनके कल्चर को इग्नोर किया गया और रशिया इन सब के ऊपर डोमिनेट कर रहा था, जिसकी वजह से इन 14 रिपब्लिक का दम घुटने लगा और दे वांटेड कि अब हम जो है अलग हो जाए, अब हमें जो है यूएसएसआर का पार्ट रहना ही नहीं है। धीरे धीरे इनमें से कुछ रिपब्लिक्स ने अलग होने की डिमांड जो है करने लगी। तभी तो आप देखोगे कि यूएसएसआर डिक्लाइन होगा। तो यूएसएसआर के डिक्लाइन के कारण बहुत सारे थे। वन ऑफ द कारण वाज इकोनॉमी, कि इकोनॉमी भी इनकी डिक्लाइन हो रही थी। हमने देखा कि यूएसएसआर लगा पड़ा था यूएसए के साथ आर्म्स रेस में। बहुत पैसा उन्होंने मिलिट्री के ऊपर लगा दिया था, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर दिया था। बट पैसा खर्च करने के बाद यार रिटर्न तो मिले, प्रोडक्टिविटी उतनी थी नहीं, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज थी, फूड बाहर से मंगवाना पड़ रहा था, फूड भी यहाँ पे वो जो है ढंग से एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे, फूड इंपोर्ट्स भी इंक्रीज करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी यहाँ पे स्टेगनेंट हो गई थी। अगर हम लेट 1970s की बात करें, इकोनॉमी वॉज कंप्लीटली स्टेगनेंट, राइट। वहीं पर अगर हम देखें एक और कारण था अफगानिस्तान इन्वेजन, जिसकी वजह से यूएसएसआर के ऊपर जो है और ज्यादा भार पड़ा। बिकॉज यूएसएसआर ने क्या किया था बच्चे, सोवियत ने ना अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन कर दिया था। और इन्वेजन जब किया तो अपनी पूरी आर्मी लेकर गए, तो यार आर्मी के ऊपर पैसा तो लगता है ना। तो 1979 में उन्होंने जब इन्वेजन किया तो उनकी इकोनॉमी और उनके पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रेन पड़ा, और ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर भी था उनके ऊपर। तो जिसकी वजह से जो यूएसएसआर वीक होता चला गया, बिकॉज उन्होंने आधा पैसा तो इन्वेजन में ही लगा दिया। अब यूएसएसआर के पास कुछ बचा ही नहीं था। तो धीरे धीरे आप देखोगे यूएसएसआर कोलैप्स होता जा रहा है। और फाइनली कब कोलैप्स हो जाता है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, पॉलिटिक्स भी ढंग से चल नहीं रही है यूएसएसआर। ऊपर से जो अंदर से रिपब्लिक्स है वो भी क्या कर रहे हैं, अलग होने की डिमांड कर रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, मास मूवमेंट हो रही है। तो फाइनली क्या होगा, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कब, 1991 में। बच्चे ये जो है ना सारे मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, अगर आप इनको भी अच्छे से कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। आपको सिर्फ यही कीवर्ड्स याद रखने हैं, आपको ये फ्लो चार्ट्स याद रखना है, आपका पूरा काम बन जाएगा गाइस, है ना। यहीं पर अगर हम बात करें गॉर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कारण जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है। मिशेल गॉर्बाचोव जो कि 1985 में यहाँ पे क्या बने थे, लीडर बने थे यूएसएसआर के। उनका काम क्या था कि यार हम ना यूएसएसआर को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि यूएसएसआर थोड़ा डेमोक्रेटिक हो जाए, थोड़ा ओपन अप हो जाए, है ना। और ये भी चाहते थे कि वेस्ट के साथ जो हमारे रिश्ते थोड़े नॉर्मल हो जाए। बट उनको क्या पता था कि इन सब चीजों के नतीजे क्या निकलेंगे। तो इनके नतीजे बहुत ज्यादा अनइंटेंडेड थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे जैसा हो गया, बिकॉज इनकी वजह से यूएसएसआर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट ईस्ट यूरोप पे सबसे ज्यादा देखने को मिला। क्या हुआ, यूएसएसआर में रिफॉर्म्स आए तो ईस्ट यूरोपियन देशों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे वांटेड कि हमें यूएसएसआर से अलग होना है। अब यहाँ पे एक अलग बात यहाँ पे ये हुई कि सोवियत मिलिट्री ने इस बार इंटरवीन नहीं किया। यूजुअली क्या होता था, ये लोग आवाज उठाते थे तो सोवियत मिलिट्री आ जाती थी तो उनको चुप करा देती थी। बट इस बार आई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है ये लोग जो है अलग हो गए, कम्युनिस्ट रिजीम यहाँ पे कोलैप्स हो गया, सोवियत कंट्रोल जो था वो यहाँ पे एंड हो गया, बिकॉज इनको कोई चुप करने आया ही नहीं, इनको आजादी मिल गई, है ना। इनको जो है क्या मिल गई, आजादी मिल गई। ऑल्सो बच्चे 1991 में कूप अटेम्प्ट भी हुआ था। जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स थे ना, उनको अब लग रहा था कि यार अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया तो भैया हम तो बच ही नहीं पाएंगे, हमारा जो ये यूएसएसआर का रिजीम है वो सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कूप अटेम्प्ट किया 1991 में। पीपल ने जो है क्या किया, इसको अपोज किया कि नहीं यार हमें अब कम्युनिस्ट रिजीम नहीं चाहिए। और यहाँ पे बोरिस येल्सिन एक हीरो की तरह इमर्ज हुए। कूप फेल हो गया और फाइनली यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट को कोई नहीं रोक पाया, है ना। वहीं पर अगर हम देखेंगे फाइनली अब आप देखोगे कि कूप फेल हो जाता है तो यहाँ पे रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक असर्ट्स ऑटोनॉमी, मतलब
अब जो है हम लोग चाहते थे रशिया के कि यहाँ पर ना अब रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, जहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो वो हमारे द्वारा चूज किया जाए। तो बच्चे पावर जो शिफ्ट हो जाती है, अब कम्युनिस्ट पार्टी के पास कोई पावर नहीं, अब हम रिपब्लिक्स बन जाएंगे। नाउ वी विल बी रिपब्लिक्स वेयर द हेड ऑफ द पर्सन विल बी एन इलेक्टेड पर्सन। तो धीरे 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 रशिया, बाल्टिक, यूक्रेन है ना, बुर मैंने आपको बता रखा है, ये सबसे पहले जो है सॉवरेनिटी की डिमांड पुश करते हैं कि यार हमें सॉवरेन रूल चाहिए। अब हम कम्युनिस्ट पार्टी वाटी की नहीं सुनना चाहते। नाउ वी वांट कि हमारी कंट्री पे हमारा खुद का कंट्रोल हो, है ना, सॉवरेनिटी के टुवर्ड्स पुश होने लग जाता है। सो फाइनली दिसंबर 1991 में ब्रेकअप हो जाता है रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। सबसे पहले यूएसएसआर को डिसबैंड कर देते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाता है और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का अडॉप्ट कर लिया जाता है कि यार अब हम भी जो है क्या हो जाएंगे, यूएसए की तरह कैपिटलिस्ट के रास्ते पे चलेंगे, नो मोर सोशलिज्म। और यहाँ पे बन जाता है CIS, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनकर तैयार हो जाता है। वही पर उसका अगर हम बात करें कि मैम यूएसएसआर के गिरने के बाद अब रशिया का क्या होगा, बच्चे यूएसएसआर के जाने के बाद रशिया बोलता है कि यूएसएसआर का सक्सेसर हूं मैं, यूएसएसआर की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। रशिया जो उसका सक्सेसर स्टेट बन जाता है। इवन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी यूएसएसआर के पास, अब वो रशिया के पास चली गई। जो भी उसकी ट्रीटीज थी वो रशिया ने एक्सेप्ट कर ली, है ना। अब वहीं पर आप देखोगे सिर्फ रशिया ही जो था, ऐसा था कि जो पोस्ट सोवियत स्पेस में सिर्फ न्यूक्लियर पावर था, मतलब रशिया के पास ही सारी न्यूक्लियर पावर है। बट यहाँ पे वो क्या चाह रहे थे, बट वो चाह रहे थे कि यार अब हमें जो है ना न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना चाहिए यूएसए के साथ। यार यूएसए अब हम जो है चाहते हैं कि सब लोग जो न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दे और थोड़ा सा पीसफुल तरीके से रहे, बिकॉज कोल्ड वॉर में थोड़ा डर लग गया था कि एक दूसरे के ऊपर हम यहाँ पे क्या ना यूज कर दे, न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि मैम व्हाई डिड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट। तो बच्चे इसमें आप क्या क्वेश्चंस क्या क्या चीजें लिख सकते हो, तो मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ। इसमें आप लिखोगे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने का कारण क्या था, इकोनॉमिक फेलियर, क्योंकि हमने देखा था कि यूएसएसआर के अंदर जो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेजेस हो गई थी, प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, जिसकी वजह से लोग डिससैटिस्फाइड थे, एंड ये कारण बना यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने का। दूसरा कारण क्या था, मिलिट्री बर्डन। हमने देखा कि यूएसएसआर ने सारा का सारा पैसा अपनी आर्म्स पे लगा दिया, अपनी सैटेलाइट स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए लगा दिया, इतना ज्यादा इकोनॉमी कॉस्ट चला गया जिसकी वजह से उसके सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो गए। तो भैया क्या हो जाएगा, मिलिट्री बर्डन की वजह से उनका यूएसएसआर पूरा सिस्टम फेल हो गया, है ना। वहीं पर अगला कारण क्या था, पॉलिटिकल वीकनेस। हमने देखा सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही थी और वो भी कुछ अकाउंटेबल नहीं थी, तो यार जिसकी वजह से क्या होगा, लोग जो है अपने आप को एलियनेटेड फील कर रहे थे, दे वर लाइक यार हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो जब लोग ऐसा फील करेंगे तो धीरे धीरे आवाज उठाएंगे, धीरे धीरे चाहेंगे कि हमें यूएसएसआर का पार्ट नहीं रहना। ऑल्सो बच्चे गोर्बाचोव के आने की वजह से भी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। इनके द्वारा बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए गए, जैसे पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे यूएसएसआर का पतन जो है हो गया। पतन तो हो ही रहा था ऑलरेडी, फाइनली जो है हो ही गया 1991 में। कुछ लोगों ने बोला गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा स्लो थे, कुछ लोगों ने बोला कि अरे बड़े फास्ट है। बट वही है कि ना इन लोगों ने सपोर्ट किया ना इन लोगों ने सपोर्ट किया, गोर्बाचोव को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली जो है यूएसएसआर पूरी तरीके से जो है डिसइंटीग्रेट हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें, पांचवा कारण वाज नेशनलिज्म की फीलिंग का राइज, क्योंकि हमने देखा कि यार कुछ जो ये रिपब्लिक्स है ना, कुछ रिपब्लिक से बाल्टिक वाले रीजन में, रशिया वाले रीजन में, यूक्रेन वाले रीजन में, बेलारूस, लिथुनिया, इन सब रीजन में क्या था, इन लोगों के अंदर ना नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी कि यार हमें अपना खुद का नेशन चाहिए, हमें यूएसएसआर का पार्ट नहीं बनना। जिसकी वजह से क्या होने लगा, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपनी फ्रीडम जो है खींचनी चाहिए, अपनी फ्रीडम जो है लेनी चाहिए, जिसकी वजह से यूएसएसआर जो 15 ग्रुप्स से बंधा हुआ था अब वो बिखर गया और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, कोलैप्स हो गया 1991 में। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या थे गाइस, कंसिक्वेंसेस क्या थे डिसइंटीग्रेशन के, कि यार कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, है ना, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, ऑब्वियस सी बात है, जब यूएसएसआर नहीं रहा तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, यहाँ पर आर्म्स रेस अब इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं रही। अब ये था कि यार शायद शांति आ जाएगी। वहीं पर ग्लोबल पावर का चेंज हमें देखने को मिला, बिकॉज बाइपोलैरिटी खत्म होगी। तो अब हमें ऐसा लग रहा था कि दो पॉसिबिलिटी, या तो हमारा वर्ल्ड यूनिपोलर बन जाएगा जहाँ पे सिर्फ यूएसए का राज रहेगा, या फिर मल्टीपोलर बन जाएगा, मे बी और भी जो है ग्लोबल पावर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का इन्फ्लुएंस वैसे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, बिकॉज ये सारे जो है यूनिपोलर वर्ल्ड के चमचे थे, ये यूएसए के चमचे थे, एंड दे वांटेड कि यार यूनिपोलर वर्ल्ड जो है बन जाए, यूएसए का इन्फ्लुएंस वाला जो है वर्ल्ड बन जाए। कोशिश भी करी थी, शॉक थेरेपी हमने देखा था, है ना। ऑल्सो बच्चे हमने यहाँ पे देखा एक और कंसिक्वेंस था कि 15 न्यू स्टेट्स इमर्ज होकर आए, क्योंकि जब सोवियत ब्लॉक डिसइंटीग्रेट हुआ, सो वी सॉ दैट 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज यहाँ पे इमर्ज होकर आई, और इन सब ने ना अपना नया नया रास्ता अपना लिया। बहुत सारी बाल्टिक एंड
ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने तो ईयू को ज्वाइन कर लिया और किसी किसी ने नेटो को भी ज्वाइन कर लिया। वेयर एज जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, इन्होंने जो है देखते थे कि कहाँ पे ज्यादा फायदा हो, तो कभी रशिया के साथ मिल जाते थे, कभी वेस्ट के साथ मिल जाते थे, कभी चाइना के साथ मिल जाते थे। तो इन सब की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी थी। वहीं पर बच्चे अगर हम बात करें शॉक थेरेपी की, तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, that it was a sudden transition from communism, from socialism to capitalist economy. That was the shock therapy. You all know that. अब shock therapy के core features क्या थे कि अब state controlled economy नहीं रहेगी, अब सारी चीजें जो है क्या हो जाएगी, privatized हो जाएगी, private ownership, privatization, even there will be no collective farmings and there will be only private farming होगी, है ना। ऑल्सो बच्चे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि इकोनॉमी भी बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं, यहाँ पे सब कुछ स्विच हो जाएगा, यहाँ पे फ्री ट्रेड होगा, एफडीआई होगी, सब कुछ डीरेगुलेट हो जाएगा, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी भी बहुत आसानी से हो पाएगी। बच्चे दीज आर द की वर्ड्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ऑल्सो बच्चे ट्रेड सिस्टम भी यहाँ पे बदल जाएगा। जो पुराने जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स थे अब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, अब न्यू ब्लॉक्स बनेंगे। अब जो स्टेट्स है डायरेक्टली वेस्ट के साथ जो है क्या करेंगी, वेस्ट के साथ ट्रेड करना ज्यादा स्टार्ट करेंगे, जो कि पहले नहीं होता था, है ना गाइज। वहीं पर हमने यहाँ पे और क्या देखने को मिला कि ओवरऑल इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिला कि हमने सोचा कि रैपिड रिफॉर्म्स आएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, बट बच्चे इसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल था। यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज पेनफुल ट्रांजिशन। यहाँ पे हमने देखा कि इकोनॉमी अच्छी होने की बजाय बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो गई, इनइक्वालिटीज देखने को मिली बहुत सारी स्टेट्स में, तो है ना। तो वहीं पे कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो कंसिक्वेंसेस क्या थे शॉक थेरेपी के, बच्चे इंडस्ट्रियल कोलैप्स, भैया प्राइवेटाइज हो गई थी 90% ऑफ द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से हमने देखा कि सब कुछ ये हमने सोचा था कि इंडस्ट्रीज बेहतर तरीके से काम करेगी, बट हमने देखा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज तो बल्कि डीवैल्यूड हो गई, अंडर वैल्यूड हो गई, है ना। हमने देखा कि यहाँ पे लार्जेस्ट गराज सेल हमारी इंडस्ट्रीज ऐसे कोड़ियों के दामों बिक गई। सिटीजन्स को वाउचर मिला था बट उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दिया बिकॉज उनको पैसे चाहिए थे। तो यार शॉक थेरेपी का हमने लगा था कि हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बट एज सच कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हमें नहीं देखने को मिला। ऑल्सो बल्कि हमने क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो हमारी रबल थी, हमारी करेंसी थी, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, हर चीज महंगी हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। लोग अब हर चीज महंगी होगी तो लोगों के जो पैसे सेव करके रखे थे वो भी खर्च हो गए, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिली। ऑल्सो बच्चे एग्रीकल्चर की भी सारी धज्जियां उड़ गई, जो हमारी कलेक्टिव फार्मिंग थी वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो हमें लगा था कि फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, बल्कि फूड सिक्योरिटी यहाँ पे लेस हो गई, हमें बाहर से खाना मंगाना पड़ गया, जो पहले हमारे पास होता था खाना, है ना, दिक्कत हमें आने लग गई। वहीं पर हमें और क्या देखने को मिला, जीडीपी डिक्लाइन हो गई, है ना, जीडीपी डिक्लाइन हो गई, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल सेटबैक पे चली गई। ऑल्सो हमारे ट्रेड भी डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। ऑल्सो बच्चे यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर सिस्टम था, जो एक अच्छी चीज थी यूएसएसआर की, वो भी कोलैप्स हो गया, है ना, सारी कोलैप्स हो गया, गरीबी आ गई बच्चे। मिडिल क्लास तो ऐसे हो रहा था कि भाग भाग के जा रहा था, जैसे एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स लोग सब भाग गए, ब्रेन ड्रेन देखने को मिला, सब यूएसएसआर छोड़ के भाग गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्योंकि वो चाहते थे यूएसए की तरह बनना, शॉक थेरेपी चाहती थी कि हम ना यूएसएसआर को यूएसए की तरह बना देंगे, बट कुछ नहीं हो पाया, नहीं बना पाए वो लोग, है ना। ऑल्सो यहाँ पे देखने को मिला कि इसी टाइम पीरियड में जो गुंडे लोग हैं, माफिया लोग हैं, उन्होंने इसका फायदा उठाया। प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से बच्चे जो अमीर और गरीब का जो गैप है वो और बढ़ता चला गया। वो तो हमेशा ही होता है, जब भी प्राइवेटाइजेशन आता है, जब भी कैपिटलिज्म आता है, तो बच्चे अमीर अमीर होता चल जाता है, गरीब गरीब होता चल जाता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है बढ़ जाती है गाइज, है ना। और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिला, क्योंकि जल्दबाजी में इन्होंने ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसकी वजह से इन्होंने प्रेसिडेंट्स को ज्यादा पावर दे दी, पार्लियामेंट्स के पास कम पावर थी जो कि लॉज बनाते थे। जैसे सेंट्रल एशिया का एग्जांपल दे दो, यहाँ पे जितने भी प्रेसिडेंट बने सारे अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप वाले, जो कि लोगों को बोलने नहीं देते थे। ऑल्सो बच्चे जुडिशियरी भी इन्होंने जल्दी जल्दी से बनाए, ऑर्गन्स बनाए, जिसकी वजह से जुडिशियरी भी अंडर डेवलप्ड रह गया, जुडिशियरी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाया, जिससे इन्होंने जो सरकारें, क्योंकि यार शॉक थेरेपी के टाइम पीरियड में सब कुछ बदल रहा था, तो ये अपनी पॉलिटिक्स को भी बदलना चाह रहे थे। तो जो पॉलिटिक्स बदली, उसमें इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें इन्होंने एग्जीक्यूटिव्स को ज्यादा पावर दे दी, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी को पावर ही नहीं दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसिक्वेंस था। अब ये बात अलग है, पोस्ट 2000 हमने इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करी, ऑयल एक्सपोर्ट से, नेचुरल गैस, मिनरल्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे रिवाइव हुई, तो रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्होंने जो है धीरे धीरे जो है अपने आप को रिकवर करने का स्टार्ट किया, ठीक है, एक मिनट, है ना, रिकवर करने का स्टार्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग जो है ग्रेजुअली जो है रीस्टार्ट हो गई, दोबारा से रीस्टार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिली। वहीं पर हमने क्या देखा, टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। अब ये वाला भी एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग कंट्रीज के बारे में बात करेंगे कि जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज में भी क्या अभी भी
लड़ाइयाँ वगैरह, सिविल वॉर्स वगैरह हो रहे थे, तो वही टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स हमें पढ़ना है। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो उसके बाद कोई टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स नहीं थे यार, टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स। हमने देखा रशिया के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, चेचनिया और दागिस्तान रीजन क्या चाहते थे, अलग कर दो हमें, बट यहाँ पे रशिया ने अलग नहीं होने दिया। मॉस्को जो उसकी कैपिटल थी उसने उनके ऊपर क्या करा दिया भैया, अटैक करवा दिया, लोगों को मरवा दिया, जिसकी वजह से हमने क्या देखा कि यार यहाँ पे लोगों को ही मरवा दिया और अलग नहीं होने दिया चेचनिया और दागिस्तान रीजन को रशिया ने। वहीं पर ऐसे और भी एग्जांपल्स है, सेंट्रल एशिया वाले रीजन में भी, ताजिकिस्तान में भी सिविल वॉर चला 2001 तक, है ना। वहीं पर और भी बहुत सारे सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट चले, रिवर वाटर डिस्प्यूट चले सेंट्रल एशिया में, जिसकी वजह से यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी लोगों की अफेक्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद सब कुछ अच्छा था, सब कुछ हैप्पी था, ऐसा नहीं है, देयर वाज नो हैप्पी एंडिंग। ऑल्सो हमने देखा नगोर्नो कराबाख रीजन में, जो कि यहाँ पे अजरबैजान में था, तो अर्मेनियंस क्या चाहते थे, वो अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे, है ना। ये लोग क्या चाहते थे, नगोर्नो कराबाख वाले रीजन में अर्मेनियंस ज्यादा रहते थे, सो दे वांटेड कि यार हम अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अजरबैजान उनको जाने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ। ऑल्सो जॉर्जिया में भी 2 ऐसे प्रोविंसेस थे जो कि चाहते थे कि हमें अलग कर दो, जिसकी वजह से अगेन लड़ाई हुई। जब भी अलग होने की डिमांड होती है तो गाइस लड़ाई होती है। ऑल्सो हमने देखा यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, यहाँ पर भी सिविल वॉर्स हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कि मैम ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है वहां पर क्या सिचुएशन चल रही थी, तो बच्चे वहां पर अगर हम देखें तो उनके पास ऑयल और गैस रिसोर्सेज की वजह से वो लोग रिकवर कर रहे थे, उनको बेनिफिट मिल रहा था। बट वहां पर भी दिक्कत ये थी कि बाहर के लोग आकर लड़ाई हड़कंप मचा रहे थे। जैसे सेंट्रल एशिया में आके रशिया बोलने लगा कि भैया सेंट्रल एशिया तो अपन का भाई रहा है, नियर अब्रॉड रहा है, इसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल रहेगा। चाइना भी आकर ऑयल और ट्रेड करने लगा यहाँ पे। यूएसए ने भी अपने मिलिट्री बेसिस लगा लिए, क्योंकि 9/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद उसने भी अपने मिलिट्री बेसिस बना लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया वाले रीजन में ग्लोबल पावर्स का राज हमें देखने को मिला गाइज, है ना। ईस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा था, चेकोस्लोवाकिया में पीसफुल स्प्लिट हुआ, चेक रिपब्लिक बन गया, स्लोवेकिया बन गया। बट यूगोस्लाविया में क्राइसिस आ गया। यूगोस्लाविया में हमने देखा कि 1991 के बाद उसका ब्रेकअप हुआ, वो क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, इसमें जो है ब्रेकअप हो गई और यहाँ पे नई कंट्रीज बन गई। यूगोस्लाविया के अंदर पहले अलग अलग कंट्रीज हो गई थी, बट यूगोस्लाविया में क्या हुआ, अलग अलग एथनिसिटी के लोग दे वांटेड कि अब हमें अलग कर दो। सो दैट्स व्हाई हमने देखा 1991 के बाद वो अलग हो गए। एथनिक सर्ब ने इनको अपोज किया, सर्बिया वाले रीजन ने अपोज किया कि नहीं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगा, बल्कि सर्ब वाले लोग ने, जो बोस्निया के लोग हैं ना, इनको मासकर भी किया, काटा पीटा भी मारा। तो नेटो आ गया, नेटो ने बोला क्यों नेटो ने इंटरवीन किया यहाँ पे, यूगोस्लाविया के ऊपर बॉम्बिंग्स करवाई। तो यूगोस्लाविया का ब्रेकअप तो हुआ, बट वो वायलेंट ब्रेकअप हुआ। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना कि चेकोस्लोवाकिया में तो प्यार से चीजें सॉल्व हो गई, बट यहाँ पे प्यार से चीजें सॉल्व नहीं हो पाई गाइस। वहीं पर जो लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का, दैट इज इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो यहाँ पे हम इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रस्ट रहा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही है, पीपल टू पीपल टाइज रहे हैं। वहीं पर दोनों के विजन भी सेम है, दोनों जो है क्या चाहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना चाहते हैं। दोनों नहीं चाहते कि सिर्फ यूएस से यूनिपोलर वर्ल्ड बने, सिर्फ यूएसए के पास पावर है। ये चाहते हैं कि मल्टीपल पावर सेंटर्स हो, कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, रीजनलिज्म हो, हमारा रीजन जो एशिया का है वो थोड़ा आगे बढ़े, है ना। यहाँ पे हम मिलकर जितने भी कन्फ्लिक्ट हो उसको सॉल्व कर पाए, स्ट्रॉन्गर एंड डेमोक्रेटिक यूनाइटेड नेशंस हो। तो इनके जो विजन है ना वर्ल्ड को लेकर, दोनों के सिमिलर है, यूएसए के जैसे नहीं है। वहीं पर ये दोनों जो है 2001 से स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। बच्चे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी आपके आता है कि स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स कब हुए हैं इंडिया रशिया के बीच में, 2001 में हुआ है। 80+ बायलेटरल एग्रीमेंट्स भी यहाँ पे हमने देखने को मिले हैं। वहीं पर बच्चे इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी बच्चे क्या हुआ है, अच्छे रिश्ते। जैसे इंडिया को क्या बेनिफिट होता है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के रिश्ते से, तो देखो यार रशिया ने हमेशा कश्मीर के इशू पे हमें सपोर्ट किया, एनर्जी सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म का कॉपरेशन में, सेंट्रल एशिया के एक्सेस में, चाइना के साथ रिलेशन को बैलेंस रखने में रशिया हमेशा सपोर्ट करता है, डिफेंस सप्लाईज में, न्यूक्लियर एंड स्पेस कॉपरेशन में। रशिया को क्या बेनिफिट मिलता है बच्चे, इंडिया जो है उसका सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है, रशिया को इतना बड़ा मार्केट देता है रशिया, लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर है, स्ट्रैटेजिक एशियन एलाई है, रशिया के साथ जो है इंडिया हमेशा खड़ा रहता है, उसका दोस्त है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हमें देखने को मिलते हैं गाइज, है ना। वहीं पर अगर हम बात करें ऑल्सो एनर्जी एंड साइंस के मामले में भी अगर हम देखें तो बाकी देशों के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। जैसे रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हमें ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करते हैं, हमारे ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में कॉपरेट करते हैं, स्पेस एंड साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में कॉपरेट करते हैं। दिस इज द स्कैनर एवरीवन, जो भी नहीं है फैमिली का पार्ट बन जाओ, है ना। बिकॉज यहाँ पर 12 तारीख से करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के टक 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 टक, उसको बहुत अच्छे से करने वाले, सब कुछ कराऊंगी। अभी के लिए आप इन रिवीजन शॉर्ट से
करिए, प्रिपरेशन करिए। कैसी लगी है क्लास, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़िया लग रही है? जब अगर लिखोगे यार तभी इसका सेकंड पार्ट आएगा। लिखो जल्दी से, फटाफट से नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी क्लास। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। चल देन टेक इट, बाय बाय।